नमस्कार। भारतीय संविधान की बात होती है तो हम अक्सर आर्टिकल्स और पार्ट्स की बात करते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे हिस्से को समझेंगे जिसके बारे में शायद उतनी चर्चा नहीं होती, पर वो देश को चलाने के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संविधान की 12 अनुसूचियों की। तो ये सूचियां आखिर हैं क्या और क्यों इन्हें संविधान का एक तरह से ऑपरेशनल मैनुअल कहा जाता है? देखिए, ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, ये असल में वो प्रैक्टिकल गाइड हैं जो संविधान में लिखी बड़ी बड़ी बातों को, मतलब हमारे आदर्शों को जमीन पर उतारती हैं। चलिए और गहराई से समझते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अनुसूची या स्केड्यूल शब्द का मतलब क्या है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, एक किताब के बारे में सोचिए। किताब में मेन चैप्टर्स होते हैं और आखिर में होता है अपेंडिक्स या परिशिष्ट, है ना? बस अनुसूचियां संविधान की अपेंडिक्स हैं। इनमें वो सारी डिटेल वाली लिस्ट, टेबल्स और जानकारी होती है जो मेन आर्टिकल्स में फिट नहीं हो पाती, जैसे कि कौन कौन से राज्य हैं या फिर बड़े अधिकारियों की शपथ का पूरा टेक्स्ट क्या होगा। और यहीं से ना एक बहुत दिलचस्प कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, इनकी भी अपनी एक जर्नी है, एक विकास की कहानी। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे हमारे संविधान का जो पूरा ढांचा है वो देश की ज़रूरतों के साथ साथ कह सकते हैं कि बड़ा हुआ और बदला। तो जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तब इसमें कुल सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। जी हाँ, सिर्फ 8। लेकिन जैसा हम जानते हैं, भारत एक डायनामिक देश है। समय के साथ हमारी ज़रूरतें बदलीं, नई चुनौतियां सामने आईं और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन किए गए और 4 और अनुसूचियां जोड़ी गईं। तो 8 से बढ़कर इनकी कुल संख्या हो गई 12। तो चलिए इस कहानी को 2 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन मूल 8 अनुसूचियों की, जो हमारे संविधान की नींव हैं, जो शुरुआत से ही इसका हिस्सा थी। ये जो पहली 4 अनुसूचियां हैं ना, ये सरकार के एकदम बेसिक स्ट्रक्चर की नींव रखती हैं। देखिए, पहली अनुसूची, ये तो समझ लीजिए भारत का ऑफिशियल नक्शा है। इसमें सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का जिक्र है। फिर आती है दूसरी अनुसूची, जो राष्ट्रपति, गवर्नर, जजों जैसे बड़े पदों पर बैठे लोगों के वेतन और भत्तों के बारे में बताती है। तीसरी में उन सभी अधिकारियों की शपथ का फॉर्मेट दिया गया है। और चौथी अनुसूची ये तय करती है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें जाएंगी। मतलब ये चारों मिलकर देश के शासन का पूरा आधार तैयार करती हैं। अब आते हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची पर। ये दोनों ही जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, 5वीं अनुसूची पूरे भारत के शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन और कंट्रोल की बात करती है। लेकिन 6ठी अनुसूची वो कुछ खास राज्यों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्पेशल प्रोविजन करती है। उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता देती है। तो ये एक बहुत ही खास अंतर है। अच्छा, अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। ये तो भारतीय फेडरलिज्म यानी संघवाद की रीढ़ की हड्डी है। इसी में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ताकि कोई कंफ्यूजन या टकराव ना हो। इसमें 3 लिस्ट हैं। पहली, यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी, स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्यों को अधिकार है। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची ये हमारे देश की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक, यानी हमारी भाषाई विविधता को सेलिब्रेट करती है। सोचिए, जब संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, और आज इसमें 22 ऑफिशियल भाषाएं शामिल हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज को कितना सम्मान देता है। और अब 9वीं अनुसूची, ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि ऐतिहासिक जोड़ थी। इसे पहले ही संविधान संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि उस समय जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार जैसे बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव किए जा रहे थे। इस अनुसूची को इसलिए लाया गया ताकि इन कानूनों को बार बार कोर्ट में चुनौती देकर रोका न जा सके। मतलब सामाजिक न्याय के रास्ते को आसान बनाने के लिए ये एक जरूरी कदम था। तो ये थी वो 8 मूल अनुसूचियां। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में। यहाँ हम बात करेंगे उन 4 नई अनुसूचियों की जिन्हें बाद में जोड़ा गया, और हर एक के पीछे एक खास वजह थी, एक नई चुनौती का जवाब था।
ये बदलाव कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ों पर आए। देखिए, 1985 में 52वें संशोधन के जरिए जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, जो दल बदल को रोकने के लिए थी। फिर आया साल 1992, जो एक मील का पत्थर था। 73वें और 74वें संशोधन के जरिए 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिन्होंने पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। 10वीं अनुसूची, इसे हम आम भाषा में एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। ये उस आयाराम गयाराम वाली राजनीति को खत्म करने के लिए लाई गई थी, जहां नेता चुनाव जीतने के बाद निजी फायदे के लिए पार्टियां बदल लेते थे। इसका सीधा मकसद था राजनीतिक स्थिरता लाना और चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा जवाबदेह बनाना। और फिर आती हैं 11वीं और 12वीं अनुसूचियां। ये वाकई में शानदार हैं, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को सही मायनों में जमीनी स्तर तक पहुंचाया है। 11वीं अनुसूची ने पंचायतों को, यानी ग्रामीण स्थानीय सरकारों को, 29 विषयों पर काम करने की शक्ति दी, और 12वीं अनुसूची ने नगरपालिकाओं को, यानी शहरी स्थानीय सरकारों को, 18 विषयों पर अधिकार दिए। पावर टू द पीपल, सही मायनों में। तो ये है पूरी 12 अनुसूचियां, 1 से लेकर 12 तक। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इन सब का असल महत्व क्या है? ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं? देखिए, ये सिर्फ कागज पर लिखी लिस्ट्स नहीं हैं, ये वो ढांचा है जिस पर हमारा देश चलता है। यही अनुसूचियां भारत की टेरिटरी को डिफाइन करती हैं। ये संसद में फेयर रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करती हैं। ये केंद्र और राज्यों के बीच पावर को बैलेंस करती हैं, हमारी भाषाओं को पहचान देती हैं, और सबसे ज़रूरी, हमारे गांवों और शहरों में लोकल गवर्नमेंट को ताकत देती हैं। इसे ऐसे कह सकते हैं कि अनुसूचियां वो जगह हैं जहां संविधान के वादे प्रशासनिक वास्तविकता से मिलते हैं। मतलब संविधान में जो बड़े बड़े सिद्धांत लिखे हैं, उन्हें असल जिंदगी में, रोजमर्रा के शासन में उतारने का काम यही अनुसूचियां करती हैं। ये एक तरह से संविधान के आइडियाज को एक्शन में लाती हैं। और अंत में एक सवाल, एक विचार। हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी जीवंत दस्तावेज जो समय के साथ बदला है। तो आज के आधुनिक भारत की चुनौतियों को देखते हुए, जैसे डिजिटल प्राइवेसी है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है, क्या हमें एक 13वीं अनुसूची की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे संविधान के भविष्य और उसके विकास के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।